हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सक्सेस कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो बेटा कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम फिर लेके आए हैं विगत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न थे वो आपके लिए कक्षा 10 के लिए लेके आए हैं और मैं उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो वो भी आप अभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं और जितने भी मैंने तैयारी कराई है आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आप ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए इससे आप क्या है कि अपने आप को भी आंक सकते हो कि कितने प्रश्न आपके हो गए हैं, कितनी तैयारी अभी हो गई है और कितनी तैयारी रह गई है। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, जबकि अगर आपने वैसे तो ये लिख लिए होंगे क्वेश्चन, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसको जरूर लिखिएगा और पेपर में याद करके जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? तो वे अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। तो जिसका एक उदाहरण हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, C+O2 प्लस वो गिव्स आउट CO2 और क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यही कहा था, यानी का हम नॉर्मली कह सकते हैं कि वे अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण C+O2 गिव्स आउट CO2। क्लियर है। तो उसी में पूछा था दूसरा कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया जो हैं, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती हैं। बात समझ रहे हैं? उसमें क्या होता था, उसमें ऊष्मा निकलती थी और इसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, अवशोषी अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण भी हम लोग याद रखेंगे, C+H2O प्लस ऊष्मा गिव्स आउट CO+Hg वो H2। क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी अपक्रिया कंप्लीट हो जाती है। आप देखिएगा बेटा कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण ये याद रखेंगे। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अगर नहीं था तो बेटा ये तो इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा के हमको कितने उपयोग लिखने हैं, दो उपयोग लिखने हैं। तो पहला कास्टिक सोडा का उपयोग देखें तो कास्टिक सोडा का उपयोग हो जाता है नंबर 1। तो किसके लिए, नंबर 1 हमारा जो है वो साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने के लिए होता है। हालांकि देखिए ये सब हम अम्लक्षार और रबड़ वाले में हम ये सब करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का पहला यूज किया दिया है, यह साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में उपयोग में किया जाता है। और इसी का दूसरा है यह कागज़ उद्योग तथा पेट्रोलियम शुद्धिकरण में भी उपयोग होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये दोनों याद रखेंगे। फिर अगला आता है हमारा बेकिंग सोडा के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो क्या यूज होता है इसका, यह एंटासिड दवा के एक घटक के रूप में भी उपयोग होता है। और दूसरा ये जो आग लग जाती है, जो आपने कभी भी कॉलेज में या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं बहुत जगह हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा और या पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा, आग बुझाने वाला जो होता है ना, यानी का अग्निशामक जो होता है, तो उसके में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। तो हो सकता है कई बार पूछा जाए कि अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, बेकिंग सोडा लिखना होगा। अगर पूछा जाए कि एंटासिड दवा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो तब भी आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन का पूछने का कई तरीके हो सकते हैं और किसी तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लेके आए ताकि आपको ये कन्फर्म हो कि कुछ भी पूछे फिर भी आपको पता होना चाहिए, यानी का कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा के उपयोग किस तरीके से। तो आप इस तरीके से कास्टिंग सोडा और बेकिंग सोडा का उपयोग लिख सकते हो। बात क्लियर हो रही है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो हमने कहा अपनी स्लाइड में इसको डाल लेना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि धातु का एक उदाहरण दीजिए जो, कौन सी धातु, जो कमरे के ताप पर, यानी का कमरे के ताप पर द्रव हो। हालांकि आपको पता होगा कौन सी ऐसी धातु होती है जो कमरे ताप पर कैसी होती है, द्रव होती है। जबकि धातु की आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी कि धातु ठोस होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी धातु होगी जो कमरे के ताप पर कैसी हो, द्रव हो।
और दूसरा कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो चाकू से आसानी से कट जाती है। हालांकि आप देखिए आपको कितने के आंसर पता है, ठीक है बेटा। और फिर उसी में एक और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मा की अच्छी चालक कौन सी है, ऐसी धातु का भी हमको नाम बताना है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर धातु लिखा है, तो ये वाले सारे क्वेश्चन हमें धातु से ही बताना है। यानी कि आप वो धातु बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। एक दूसरा इसी में प्रश्न था, एक ऐसी धातु बताइए जो एक चाकू से आसानी से कट जाती हो। और इसी में एक धातु बताइए जो ऊष्मा को अच्छी चालक हो। और तीसरा अगला क्वेश्चन इसी में चौथा पूछा गया है, ऊष्मा की बुरी चालक हो। तो ईमानदारी से आप बताना आपको कितने क्वेश्चन पता थे। देखते हैं, तो पहले का आंसर आता है पारा, और मुझे उम्मीद है कि आपने पारा ही आंसर लगाया होगा। यानी कि जो पारा ही होता है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन है, कौन सी धातु है जो कि चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आता है सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। नॉर्मली अगर आपने इसका आंसर सोडियम लिखा होगा तब भी आपका आंसर करेक्ट है। फिर आया था कि सबसे अच्छा जो है विद्युत का चालक कौन है, तो हमको भी पता है हमारा ये सिल्वर हो जाता है, कॉपर हो जाता है। बेटा सोडियम का प्रतीक होता है Na और लिथियम का होता है Na और पोटेशियम का होता है K। और इसी तरीके से सिल्वर का क्या होता है Ag और कॉपर का क्या होता है Cu। उसमें पूछा था कि अगला बुरा चालक है यानी का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो इसमें आ जाता है लेड। लेड का सिंबल क्या होता है Pb और पारा क्या होता है Hg। तो इस तरीके से हम बेटा इनके आंसर याद रखेंगे कि ये क्या है और ये किस तरीके से होता है और ये भी क्या है। तो इस तरीके से हम इसमें से आराम से कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसके हम आंसर ये लिख लेंगे, और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप इसके आंसर आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हालांकि एक एक नंबर वाले में भी हों या दो दो नंबर वाले में भी हों तो आप इनके आंसर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। हालांकि देखिए बेटा आप लोग सभी जानते होंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है और इसमें परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। तो किस तरीके से ये संयोजकता 4 दिखाता है हमको भी मालूम है, क्योंकि देखिए बेटा पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, दूसरी कक्ष में 4 भरता है, तभी तो 2 और 4 कितने हो गए 6 हो गए। तो पहले कक्ष में ये 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो इस तरीके से इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 6 हो जाते हैं तो दूसरी कक्ष में इसने 4 इलेक्ट्रॉन भरे तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो जाती है संयोजकता कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो उसी पर ये कमेंट करवा रहा है कि कमेंट करिएगा कि कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना अगर देखें तो 2,4 होती है, जो कि मैंने आपको अभी समझाई थी। एक कार्बन परमाणु के संयोज कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अभी मैंने बताया था 2,4। तो उसी तरीके से इसने कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस का नियॉन की संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 की आवश्यकता होती है, अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं। एक्चुअली में देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कोई भी चीज़ है हम जानते हैं कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 8 इलेक्ट्रॉन वो इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वह सक्रिय हो जाए। तो कोई भी नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस की या तो उसमें इलेक्ट्रॉन 0 हों। अगर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। अब 8 कैसे बने, अब 8 कैसे बने, यानी का 4 तो थे, कितने की जरूरत और है 4 की जरूरत है, यानी कि 4 पहले से थे, 4 की जरूरत और है। तो इस तरीके से वो 4 के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है साझेदारी करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः कार्बन 4 संयोजक आबंध बनाता है, अर्थात कार्बन की सहसंयोजकता 4 है। इन शब्दों में अन्य शब्दों में कार्बन चतुसंयोजक है, यानी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है। और वो 4 वैलेंसी इसके आधार पर हो जाती है कि कार्बन की 4 वैलेंसी क्यों है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी इसलिए हो गई क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी साझेदारी की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अगर आपको ये नहीं आया हो आप दोबारा से पढ़िएगा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सरल था तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टोमेटा आप जानते हैं क्या होता है। तो जो स्टोमेटा है वो क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं तथा इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता भी लिखने के लिए कहा था स्टोमेटा के बारे में, तो स्टोमेटा के बारे में हम लिख सकते हैं कि स्टोमेटा क्या है।
तो स्टोमेटा जो है वो रंध्र यानी कि स्टोमेटा एक पत्ती की चपटी संरचना होती है जो दोनों ओर बाहरी त्वचा से ढकी रहती है। आप लोग समझते होंगे कि स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों के पाने के साथ साथ कि किस तरीके से दोनों के जो पत्तियां हैं, पत्ती एक चपटी संरचना होती है जो दोनों ओर बाहरी त्वचा से ढकी रहती है। बाहरी त्वचा पर यहाँ वहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहते हैं, और जिसे रंध्र कहा जाता है वही क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा हो जाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः निचली बाहरी त्वचा पर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं। रंध्र पौधे की बाहरी वायु भागों में भी पाए जाते हैं। आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा कि स्टोमेटा ही है, तो स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा के होने की वजह से एक नॉर्मल कह सकते हैं कि स्टोमेटा एक चपटी संरचना होती है जो दोनों ओर से इस तरीके से, आपको पता होगा कि स्टोमेटा की वजह से ही क्या होता है, ये वायु मतलब कि पेड़ पौधे सांस वगैरह लेते हैं, जल और इस तरीके से जल का आदान प्रदान होता है, ये सब निकाल सकते हैं। तो इसमें से इनकी उपयोगिता स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय, उसमें पूछा है ना स्टोमेटा क्या है तथा इसकी उपयोगिता क्या है, तो हम इसके आधार पर इसका लिख सकते हैं कि इसकी उपयोगिता स्टोमेटा पादप तथा पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय का नियमन करते हैं तथा रंध्र छिद्र के आकार को परिवर्तन करके जल हानि का नियंत्रण करते हैं। यह रंध्रीय गति कुछ पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, CO2 सांद्रण में प्रकाश तीव्रता से अधिक प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भाषा में अगर आप समझें तो हो सकता है कि आपको ये किताबी भाषा समझ में नहीं आई हो, लेकिन आप हमारी बात समझिएगा, हम बताना क्या चाहते हैं। नॉर्मली इसमें पूछा था कि स्टोमेटा क्या है, यानी कि पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रंध्र किसको कहते हैं। और इसी में दूसरा पूछा गया था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पे बहुत चपटे हुए भाग है, अगर ध्यान से अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से देखें तो पत्तियाँ छोटे छोटे इसमें छिद्र पाए जाते हैं, तो ये इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसी में एक पूछा था कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो नॉर्मली हम इसकी उपयोगिता लिख सकते हैं कि इसकी उपयोगिता मतलब कि आदान प्रदान जल का, जब हमारे पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं या जल वगैरह बाहर निकालते हैं, तो इस तरीके से इसका उपयोग ये करते हैं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखिएगा। और जो किताबी भाषा है उसको भी आप ध्यान में रखें कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो किताबी भाषा में लिखा था कि इसकी उपयोगिता पादप तथा पर्यावरण के मध्य में गैसीय का आदान प्रदान होता है, यानी कि विनिमय होता है। उस तरीके से जल की हानि नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो पानी बाहर निकलता है, जैसे अपने शरीर से पसीना बाहर निकलता है, सेम उसी तरीके से रंध्र भी काम करते हैं और पानी भी बाहर निकलता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इम्पोर्टेंट लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुष्प क्या है। ठीक है, सबसे पहले पूछा व्हाट इज पुष्प, मतलब कि पुष्प क्या है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि पुष्प क्या है ये बताएंगे। और दूसरा उसी में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न का नाम लिखिए, यानी कि नर पुष्प अंग क्या है या फिर मादा पुष्प अंग क्या है। और कायिक प्रबंधन की किन्हीं दो कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए और एक लिंगिक पादपों के नाम लिखिए। देखिएगा ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से हम अब तक करते आए हैं आप लोग भी इनको अच्छे से करते आइए और बताइएगा। हालांकि हम ये वाला कायिक प्रबंधन वाला पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पाते हैं कि पुष्प क्या है। तो पुष्प उसमें पूछा था, तो नॉर्मली कह सकते हैं पुष्प रूपांतरित प्रवाह है जो लैंगिक जनन करने के लिए सृष्टिकृत होता है। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि पुष्प किसे कहते हैं, तो आप इतना ही लिखेंगे, इतना बहुत है। उसके बाद पूछा था, इसी का दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि नर पुष्प अंग क्या है। तो नर पुष्प अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है, और स्त्री में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। तो ये भी याद रखेंगे, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये हो सकता है कि दो नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ ले। नॉर्मली अगला पूछा था हमसे कायिक प्रबंधक के बारे में, तो जो ये मैं बात कर रहा था कायिक प्रबंधन के बारे में पूछा था कि तो कोई दो विधि बताइए। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नंबर 1 हो सकती है हमारी कटिंग और नंबर दूसरी हो सकती है दाब लगाना। ठीक है, और अगला कहता है कि एक लैंगिक वाले का कोई उदाहरण दे दिए। तो हमारे पपीता हो गया, कद्दू हो गया। ये कहू नहीं है, ये कद्दू है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कद्दू।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मुझे ये सुनने में आता है कि आप लोग ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ना नहीं जानते हैं, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप हमारी बात को केवल समझ सकें। और वीडियो ये हम आज का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताते नहीं हो तो वो इंटरेस्ट मुझे भी नहीं आता है, लगता है कि डालें या ना डालें, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अपशिष्ट उत्पाद क्या हैं। तो अपशिष्ट किसे कहते हैं बेटा, आप लोग समझते होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण वाले से आता है। क्या लिखा है देखिएगा, किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने में वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद पराबैंगनी अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्य भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, कचरा कहा जाता है। बात समझते हैं, कचरा क्या है, तो नॉर्मल हम जानते हैं जो चीज़ हमारे के लिए क्या हो, अनुपयोगी हो। तो जो चीज़ हमारे लिए अनुपयोगी होती है वही सब क्या है, सब कचरा ही है। तो दूसरी भाषा में, इन्हें भाषा में क्या कहा जाता है, कचरा कहा जाता है। कचरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि देखिएगा, ये इस क्वेश्चन के थ्रू कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैव निम्नीकरण कैसे कहते हैं। तो हम वहाँ से भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे खाद्य सामग्री हो गई, सब्जी के छिलके हो गए वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं, तो नॉर्मली ये हमारे जैव निम्नीकरण हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आप नोट्स के तौर पर बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि हमको कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना था, इसलिए हम उस चीज़ को उस तरीके अलग अलग क्वेश्चन बनाता है, उससे अच्छा एक ही क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन बना के ये सब हमने अच्छे से कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये है। तो नॉर्मल लिख सकते हैं कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ सामान्यतः असक्रिय होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहने के कारण ये अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। बात समझ में आती है। तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि देखिए बेटा, अपशिष्ट पदार्थ वाले क्वेश्चन से हमने आपको इसमें से जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण में अंतर बताया, और नॉर्मल बताया कि कचरा किसे कहते हैं और अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, हम उसका समाधान लेके आते हैं।